अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सी प्री प्रोसेसर एंड ऑर्गेनाइज कोड। अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज में आप जाएंगे, प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चलूंगा कि प्रीवियस वीडियोस आपने देखा हुआ था कि ये वीडियो आगे आने वाला वीडियो को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। और इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी अल्टीमेट सीरीज। उसमें अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सी का जितना भी थियोरेटिकल एस्पेक्ट है वो सब वहाँ पर कवर मिलेगा इन डिटेल। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। सी प्री प्रोसेसर एंड ऑर्गेनाइज कोड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इससे पहले मैंने काफी बार बताया हुआ है आपको कि अब हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी सी का जो कोर्स है वो एंड की तरफ आ रहा है। और आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं सी प्री प्रोसेसर ऑर्गेनाइज कोड, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जो आपको यूट्यूब में भी मिलेंगे और दीगर जगह भी इसको कवर नहीं करते। मोस्ट ऑफ द लोग प्री प्रोसेसर वगैरह वो लास्ट डायनेमिक एलोकेशन तक ही, यानी मेमोरी एलोकेशन डायनेमिक वाला वहीं तक जाते हैं, उसके बाद खत्म कर देते हैं। बट वी ऑल्सो कवर दिस टॉपिक एज वेल, क्योंकि ये भी बिगिनर को जानना जरूरी होता है और हम लोग बिगिनर लेवल पे ही कवर करेंगे बिकॉज इट्स एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। अगर आपने थियोरेटिकल वाला हमारा नहीं देखा ना, सी अल्टीमेट सीरीज, उसमें आप जाएंगे तो ये प्री प्रोसेसर वाला पार्ट्स को हमने काफी डिटेल मल्टीपल वीडियोस में डिस्कस किया है। तो अगर आप वो देखकर उसके बाद ये देखेंगे ना तो ये कोड लिखना और इसका अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छा होगा। एक बिगिनर को जितना होता है अच्छा होता है उससे ज्यादा एडवांटेज आपको यहाँ मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग तो एक अलग टॉपिक है और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक अलग टॉपिक है। ये दो टॉपिक इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बहुत आसान रहेगा, उसमें आप किस तरीके से अपना कोड को मॉड्यूलर करते हैं, यानी मॉड्यूलर स्टाइल हम लोग समझेंगे यहाँ पर कैसे लिखा जाता है, जो इंडस्ट्री में फॉलो किया जाता है सी प्रोग्रामिंग में। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्टिंग के वीडियो में हमने देखा था कि कंपाइल कैसे करके पूरा का पूरा सी का कोड होता है। तो हमने ये पढ़ा था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलेशन से पहले प्री प्रोसेसिंग होता है, फिर कंपाइलेशन होता है और तब जाके एग्जीक्यूट होता है। तो आज हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के साथ काम करेंगे और ये समझेंगे कैसे होता है और इसमें कुछ मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, व्हाट वी विल कवर, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और माइक्रोस। मैक्रोस क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में कैसे काम करते हैं ये सब देखेंगे। यूजिंग हैश इंक्लूड टू ऐड हेडर फाइल ये भी देखेंगे। क्रिएटिंग मैक्रोस विद डिफाइन, हम लोग खुद अपना मैक्रोस क्रिएट करेंगे, डिफाइंड करेंगे। कंडीशनल कंपाइलेशन विद हैशटैग इफ डेफ एंड हैशटैग इफ एंड डेव, यानी कंपाइलेशन को हम लोग कंडीशनल करेंगे। ये आपको पता है कोड कंपाइल होता है तो आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम कंपाइल होता है ना कोड में, लेकिन हम लोग कंपाइलेशन कंडीशनल कंपाइलेशन करेंगे। यानी हम लोग अपने सोर्स कोड में से ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट को कंपाइल करना है कि नहीं। याद रखिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स अगर हम लोग इस्तेमाल ना करें तो हम लोग ये जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि सोर्स कोड के अंदर इफ एल्स लगा के कि कौन सा सेक्शन चले और कौन सा सेक्शन ना चले, कंपाइल कौन सा सेक्शन हो कौन सा सेक्शन ना हो, ये हम लोग डिफाइंड करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में। यानी दोनों में फर्क है। एक होता है आप इफ एल्स लिख रहे हैं और इफ एल्स के अंदर आपने कंडीशन दिया ट्रू और एल्स का, तो उसमें इफ और एल्स में से एक एग्जीक्यूट होगा। ये एक कंडीशन हो गया जिसमें इफ एल्स के अंदर जाने के बाद वो डिसाइड करेगा कि इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होना या एल्स है। एक है कि पूरा का पूरा इफ एल्स को ही आपने कंडीशनल बना दिया कि इफ एल्स कंपाइल होगा कि नहीं होगा, फॉर लूप कंपाइल हुआ कि नहीं होगा डायरेक्ट। तो ये पावर आपको प्री प्रोसेसर देता है, जिसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। ऑर्गेनाइज कोड विद मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ये सेकंड पार्ट रहेगा हमारा जो कि इजी रहेगा। क्रिएटिंग योर ओन हेडर फाइल, हम लोग खुद अपना हेडर फाइल बनाएंगे। जैसे हम लोग stdio लिख के इंपोर्ट करते हैं ना, अपना हेडर फाइल खुद से बनाएंगे और उसमें कुछ फंक्शंस लिखेंगे और मेन फंक्शन में उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे और उससे काम लेंगे, जिससे आप जो हेडर फाइल इस्तेमाल करते हैं आपको पूरा उसका एनालॉजी हो जाएगा कैसे करके एक्चुअल में जो हेडर फाइल stdio हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रिंट वगैरह वो कैसे आता है। ठीक है, उसका एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। प्री प्रोसेसर मैक्रोस, व्हाट इज प्री प्रोसेसर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? द सी प्री प्रोसेसर रन्स बिफोर द एक्चुअल कंपाइलेशन बिगिन। इट हैंडल्स थिंग्स लाइक इंक्लूडिंग फाइल्स एंड डिफाइनिंग मैक्रोस। मेजरली आपको ये समझना जरूरी है कि प्री प्रोसेसर क्या है। प्री प्रोसेसर कुछ डायरेक्टिव्स होता है जो कंपाइलेशन से पहले रन होता है। यानी जब आप कोड को कंपाइल करते हैं ना तो सबसे पहला काम प्री प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद कंपाइलेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद कंपाइलेशन कंप्लीट होगा तब जाके आपको वो ऑब्जेक्ट फाइल मिलता है या EXE फाइल मिलता है, फिर आप उसके साथ आगे काम करते हैं, लिंकिंग वगैरह जो भी करना है आपको। लेकिन सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग होता है कंपाइलेशन से भी पहले। तो प्री प्रोसेसिंग में होता क्या है, कंपाइलेशन में तो हमें पता है कि हमारा जो कोड है उसको सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है या एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग में फाइल्स के साथ खेला जाता है, यानी फाइल्स को हैंडल किया जाता है। उससे मुराद क्या है, उसका मतलब क्या हम लोग समझेंगे। और डिफाइंड मैक्रोज, यानी मैक्रोज के साथ डील किया जाता है। अब फाइल के साथ डील किया जाता है इसका मतलब आपको नहीं समझ में आया, अभी समझाता हूँ। और डिफाइंड मैक्रोज का मतलब क्या है भाई, ये भी हम लोग समझेंगे आगे। प्री प्रोसेसर कमांड बिगिन विद हैश सिंबल एंड आर कॉल्ड डायरेक्टिव्स। अब पूरा का पूरा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कभी भी अगर आपको हैश सिंबल दिखता है टॉप ऑफ द फाइल में, क्योंकि डायरेक्टिव टॉप ऑफ द फाइल में डिक्लेयर किया जाता है, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। और हैश इसका सिंटैक्स है, तो आपको जैसे ही हैश दिख जाए इसका मतलब वो डायरेक्टिव है। तो अब आप कहेंगे कि हम लोग हमेशा से ये वाला हैश लिखते आए हैं, हैश इंक्लूड stdio, क्या ये डायरेक्टिव है? बिल्कुल ये डायरेक्टिव ही है। ठीक है, हैश रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये इंक्लूड एक डायरेक्टिव है जिससे
सी प्रोग्रामिंग को ये पता चल रहा है या इस कंपाइलर को ये पता चल रहा है कि आपको कुछ इंक्लूड करना है अपने फाइल में, तो क्या इंक्लूड करना है? ये लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है। लाइब्रेरी को इंक्लूड करने से मुराद है कि इस लाइब्रेरी के अंदर जो कुछ फंक्शंस लिखा है, चाहे 1 है चाहे 1000 है, वो इंक्लूड हो जाए मेरे फंक्शन, मेरे मेरे अपने सोर्स कोड में। और यही रीजन है कि ये जो प्रिंटफ है ये एक्चुअली में इस फाइल के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग यूज कर पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये इंक्लूड से पता चल रहा है, और ये इंक्लूड किया है एक डायरेक्टिव्स है प्री प्रोसेसर का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सोर्स कोड डॉट सी फाइल विद डायरेक्टिव, सोर्स कोड है हमारे पास, ये हमारा सोर्स कोड है, इसमें एक डायरेक्टिव है और इस फाइल का नाम आप देख सकते हैं डॉट सी से बना हुआ है, ठीक। उसके बाद क्या होता है? प्री प्रोसेसर होता है, प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स, यानी यहाँ पर जितना भी डायरेक्टिव्स आप देते हैं ना, कंपाइलेशन से पहले वो प्रोसेस होता है। अब प्रोसेस होने का मतलब क्या है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो प्रोसेसिंग फील्ड होता है। उसके बाद कंपाइलेशन होता है, कंपाइल्स प्रोसेस कोड, जो प्री प्रोसेसर यहाँ पर प्रोसेस कर देता है वही कोड कंपाइल होता है एंड में। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि आपका सोर्स कोड डायरेक्ट कंपाइल नहीं होता। और ये एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत से सी प्रोग्रामर्स को या लो लेवल जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं जहां पर कंपाइलेशन आता है उनको नहीं पता होता, मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स को, कि सोर्स कोड डायरेक्टली कंपाइल नहीं होता। सोर्स कोड डायरेक्ट कंपाइल नहीं होता। इट्स एन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन बोल सकते हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बोल सकते हैं। सोर्स कोड के बीच में एक प्री प्रोसेसर भी होता है, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहां पर आपको कंपाइल करना पड़ता है वहां पर आप लाइब्रेरी इस्तेमाल कर सकते हैं, हेडर फाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि नेसेसरी हो, बट कुछ जगह करते हैं आप, तो वहां पर प्री प्रोसेसिंग होना पहले जरूरी है और यही प्री प्रोसेस कोड कंपाइल होगा, ठीक है। तो बीच में एक और प्रोसीजर होता है। की पॉइंट, द प्री प्रोसेसर मॉडिफाइड योर सोर्स कोड बिफोर कंपाइलेशन बट दिस चेंज आर नॉट विजिबल इन योर ओरिजिनल सोर्स कोड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके वजह से प्री प्रोसेसर्स बिगिनर्स को समझ नहीं आते। प्री प्रोसेसर्स मॉडिफाई करता है आपका सोर्स कोड को कंपाइलेशन से पहले। आप बोलेंगे भाई मॉडिफाई करने का क्या जरूरत है, ये सोर्स कोड तो हम खुद ही लिख रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि आगे जब आप प्री प्रोसेसर से क्या क्या कर सकते हैं वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो काम आप सोर्स कोड के अंदर खुद से लिख के नहीं कर सकते प्री प्रोसेसर के अलावा। इसका एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है कि मेमोरी के साथ मुझे मैनेजमेंट करना है और मैं पॉइंटर इस्तेमाल नहीं करना चाहता, भाई हो ही नहीं सकता। अगर मेमोरी एक्सेस करना है तो पॉइंटर की जरूरत पड़ेगा। वैसे ही अगर आपको सोर्स कोड को चेंज मॉडिफाई करना है तो फिर डायरेक्टिव इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। और सोर्स कोड कहा ही उस कोड को जाता है जब आप कोड लिख चुके, ठीक है। लिखते वक्त वो सोर्स कोड कोडिंग कहलाएगा, यानी कोड कर रहे हैं, ठीक है। और दीज चेंजेस आर नॉट विजिबल इन योर ओरिजिनल सोर्स कोड, यानी ये जो चेंजेस जो डायरेक्टिव करेगा वो आपको ओरिजिनल सोर्स कोड में कोई बदलाव नहीं करता है, वो सिर्फ कंपाइलेशन से पहले बदलता है जो आपको दिखेगा ही नहीं, यानी बदलाव करेगा बट वो विजिबल नहीं होगा, आपको आपका सोर्स कोड नॉर्मल दिखेगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको दिखेगा नहीं वो ना। अब दिखेगा नहीं तो पता कैसे करेंगे क्या कैसे चल रहा है, अब हम लोग समझते हैं ये डायरेक्टिव्स क्या होता है, प्रोसेसिंग कैसे होता है। हैशटैग इंक्लूड ये सबसे पहले इसलिए देख रहे हैं ताकि ये, क्योंकि आप इससे ऑलरेडी काफी बार रूबरू हो चुके हैं तो ये आपके लिए नया नहीं है, ठीक है। हैशटैग इंक्लूड हेडर फाइल, एडिंग लाइब्रेरीज एंड हेडर फाइल्स। आपको पता है हेडर फाइल्स और लाइब्रेरीज को आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन द हैशटैग इंक्लूड डायरेक्टिव मेनी टाइम्स, बहुत बार देख चुके हैं। इट टेल्स द कंपाइलर टू इंक्लूड द फाइल, ये कंपाइलर को बताता है कि भाई फाइल इंक्लूड करो। कौन सा फाइल इंक्लूड करो? ये वाला फाइल इंक्लूड करो, ठीक है। इट इज यूज्ड टू ऐड लाइब्रेरी और कस्टम हेडर फाइल। अब यहाँ पर दो चीज इंक्लूड किया जा सकता है, एक लाइब्रेरी और एक अपना बनाया हुआ फाइल। तो फर्क क्या है? यूज एंगल ब्रैकेट्स। आप जब ये एंगल ब्रैकेट्स लिखा हुआ देखेंगे जो हमारे केस में एज यू कैन सी लिखा हुआ है, इससे कंपाइलर को ये मालूम चलता है कि एंगल ब्रैकेट के अंदर अगर कोई फाइल एक्सेस करना चाहते हैं मतलब वो सी का लाइब्रेरी है, मेरा अपना नहीं। ये एंगल ब्रैकेट लगाने से मालूम चलता है कंपाइलर को, तो वो सी के लाइब्रेरी में जाके ढूंढेगा वो, ठीक है। स्टैंड्स फॉर सी लाइब्रेरी। और डबल कोट्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं लाइक दिस, अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ यहाँ से और आप इस तरीके से अगर लिखेंगे तो फिर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो सी लाइब्रेरी में जाके नहीं ढूंढेगा, वो आपके करंट फोल्डर में यानी यहाँ पर वो ढूंढेगा कि भाई इस नाम का कोई फाइल है कि नहीं है। और हमें एरर क्यों आ रहा है? इंक्लूड एरर डिटेक्टेड, प्लीज अपडेट योर इंक्लूडिंग पाथ। यानी वो ये बताना चाह रहा है कि भाई जब यहाँ पर हम पाथ नहीं दे रहे तो इसका मतलब करंट डायरेक्टरी में माई फाइल नाम का कोई ना कोई फोल्डर होना चाहिए, फाइल होना चाहिए, तो हमारे पास तो नहीं है। तो वीएस कोड ये अज्यूम करके चल रहा है कि ये फाइल हमारे पास मौजूद है लेकिन इस फोल्डर में नहीं, इसलिए वो बोल रहा है भाई पाथ को करेक्ट करो, लेकिन हमारे केस में तो ये है ही नहीं, ये भी बनाएंगे हम लोग, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लाइब्रेरी कैन बी फाउंड इन आवर रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन। नाउ डिफाइंड, क्रिएट मैक्रोज। अब मैक्रोज क्रिएट करने के लिए आपको हैशटैग डिफाइन इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। हैशटैग डिफाइन से आप एक मैक्रोज क्रिएट करते हैं। मैक्रोज क्या होता है वो समझिए। डिफाइन कांस्टेंट एंड कोड शॉर्टकट। आप डिफाइन कर सकते हैं कांस्टेंट को, कांस्टेंट मतलब जो बदलता नहीं है, और कोड स्ट्रक्चर को। कैसे? फॉर एग्जांपल अ मैक्रो इज अ नेम दैट रिप्रेजेंट द वैल्यू। मैक्रोज एक नाम होगा जो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा जो कि कांस्टेंट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल पाई, अ पीस ऑफ कोड डिफाइंड यूजिंग द डिफाइंड डायरेक्टिव। ठीक हो गया, हैशटैग लगा तो मतलब वो डायरेक्टिव्स हो गया। इन दिस एग्जांपल बिलो पाई इज रिप्लेस्ड विद 3.4 बिफोर द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड। दिस मींस दैट एवरी टाइम पाई अपीयर्स इन द कोड इट विल रिप्लेस विद 3.4। यानी क्या मतलब है? मतलब ये है कि मैं यहाँ पर बेसिकली लिख के दिखाता हूँ ना, मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको मैं डिफाइन करता हूँ, डिफाइंड, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ पाई, और पाई का वैल्यू 3.4 हमने डिफाइन कर दिया, नॉट 5। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात,
ये जो सेमीकोलन हमने यहाँ पर लगाया है, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कोई सेमीकोलन लगा हुआ नहीं है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ सेमीकोलन लगता नहीं है, ठीक है। डायरेक्टिव्स में सेमीकोलन आपको नहीं लगाना, हालांकि एरर नहीं दे रहा है यहाँ पर, बट नहीं लगाना है। इस पे हम लोग आगे बात करेंगे कि डायरेक्टिव्स लिखा कैसे जाता है। और यहाँ पर लेट से हम लोग ये कह देते हैं कि वैल्यू ऑफ पाई, और हमें लेना है फ्लोट, और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पाई को प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पर पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मैंने कंपाइल किया 48 नंबर को और एग्जीक्यूट किया, तो आप देख सकते हैं पाई का वैल्यू हमें मिल गया। और यहाँ पर मुझे 2 प्रिसीजन चाहिए, तो मैं 2f कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से कंपाइल और ऐसे एग्जीक्यूट, बल्कि मुझे यहाँ पर डॉट लगाने के बाद मैं करूंगा इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हैं 3.14 हमें मिल गया पाई का वैल्यू। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यानी ये तो नॉर्मल वेरिएबल से भी मिलता था, हो ये रहा है यहाँ पर, ये चीज हमने लिखा हुआ है इन दिस एग्जांपल बिलो, पाई इज रिप्लेस्ड विथ दिस वैल्यू। यानी जहां कहीं भी आप कोड में पाई लिखेंगे वो खुद से रिप्लेस हो जाएगा 3.4 में, प्रोग्राम कंपाइल्ड होने से पहले, कंपाइलेशन से पहले ही जितना भी पाई पाई लिखा होगा ना, वो सब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट एवरी टाइम पाई अपेयर इन द कोड में कहीं भी पाई दिख जाए वो रिप्लेस कर देगा 3.14 से, कंपाइलेशन से ही पहले, याद रखना, ठीक है। बिफोर प्री प्रोसेसर कैसे काम कर रहा था, इस तरीके से काम कर रहा था। देखिए प्रिंट हो रहा था, वैल्यू आ रहा था F2N और पाई, जबकि आफ्टर प्री प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है, वो इस तरीके से समझ रहा है कि भाई ये प्रिंट है, ये वैल्यू है, और ये डायरेक्ट वैल्यू जा रहा है। यानी आसान शब्दों में प्री प्रोसेसिंग से पहले आप ऐसे समझिए कि आपका कोड को एक वेरिएबल दिख रहा था पाई, और वो उससे वैल्यू उठा रहा था। आफ्टर प्री प्रोसेसिंग कंपाइलर के लिए अब यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, या एग्जैक्ट वर्ड है, एग्जैक्ट कांस्टेंट है यहाँ पर 3.4। समझ में आ रहा है आपको दोनों में फर्क, और ये फर्क आपको दिखेगा नहीं, ये चीज हमने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है कि ये दिखता नहीं है, कहाँ चले गया, हाँ ये दिखता नहीं है आपको, ठीक है। तो ये हो गया एग्जांपल कि कंपाइल से पहले आपने इसको बदल दिया। मैक्रोज विद पैरामीटर्स, अब मैक्रोज जो है वो पैरामीटर यानी पूरा का पूरा फंक्शन टाइप भी आप बना सकते हैं, फंक्शन लाइक मैक्रोज। अच्छा ये मैक्रोज क्या होता है, ये पीआई जो आपने डिफाइन किया ना एक नाम, इसी को मैक्रोज बोला जाता है। हमने यहाँ पर वही बताया, अ मैक्रोज इज अ नेम दैट रिप्रेजेंट द वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर एक फंक्शन भी बना सकते हैं आप पूरा, और उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आइए आपको दिखाता हूँ। SQUAR स्क्वायर हमने एक नाम दे दिया, यानी एक मैक्रोज बन गया हमारे पास। पैरेंथेसिस, इसको एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है बहुत से लोगों को, ये पहला पैरेंथेसिस में x आया, ये हमारा पैरामीटर हो जाएगा, और बल्कि इसको ऐसे रखते हैं नॉर्मल। इसके बाद एक और देंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, एक x आएगा यहाँ पर और एक y आएगा यहाँ पर, ठीक है। और यह कॉमन ही आएगा, यहाँ एग्जैक्टली जो काम हमें करवाना है वो आएगा। तो हम लेट से इंटू करवाते हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे यार एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स क्यों आ गया, एक्स्ट्रा ब्रैकेट इसलिए दिया गया ना ताकि आपका वो जो प्रॉब्लम होता है ना बिना ब्रैकेट का, प्रिसीजन का जो प्रॉब्लम होता है, प्रेसिडेंस का जो प्रॉब्लम होता है कि पहले कौन सा कैलकुलेटर का, वो प्रॉब्लम ना है इस वजह से। और यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं कि, बल्कि चेंज नहीं करते, दोबारा लिख लेते हैं 4 इज, और हम लोग यहाँ लिखेंगे नॉट वैल्यू, हम लोग लिखेंगे QUAR स्क्वायर ऑफ 4 इज, यहाँ पर हमें क्वेश्चन डी देना पड़ेगा, और पाई की जगह हमें यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, QUA स्क्वायर भेजेंगे, और यहाँ पर हमें एक वैल्यू भेजना पड़ेगा 4। तो हमें यहाँ पर 4 का स्क्वायर मिल जाएगा। और ये एरर क्यों दे रहा है भाई, ये बोला आइडेंटिफायर एक्स इज अनडिफाइंड, एक्स अनडिफाइंड है, क्यों एक्स अनडिफाइंड है। और अभी देखते हैं, अभी आप देखिए आइडेंटिफायर y इज अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड यहाँ पर y क्यों बता रहा है, उसका रीजन है कि y तो हमें देना ही नहीं है ना भाई, क्योंकि एक ही पैरामीटर देना है हमें, तो y कहाँ से लिखते हैं, यहाँ भी x होगा, ठीक है। ये मेरा गलती था, बहुत ही अजीब सा सिली मिस्टेक्स था, ठीक है। आइए दोबारा से इसको कंपाइल करेंगे और इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। सेकंड वाला जो हमारा ऑप्शन आ रहा है वहां पर आप देखिए स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, यानी हमने यहाँ पर x पास किया, x में 4 पास किया, तो यहाँ पर 4 गया, यहाँ पर 4 गया, यहाँ पर भी 4 गया, क्योंकि x का वैल्यू 4 है और दोनों में हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 4 × 4 16। जाहिर सी बात, अगर मुझे 5 का स्क्वायर निकालना है तो आपको अनडाउटफुली रिजल्ट आपको 25 दिख जाएगा यहाँ पर, एज यू कैन सी 25। अब आपको जितना का स्क्वायर निकालना है निकालते रहिए। फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे 55 का स्क्वायर निकाल के दो जरा, तो 55 का स्क्वायर भी आप निकाल सकते हैं इजीली। कंपाइल करके एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखिए 3225 निकलता है, एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से मैक्रोज विद पैरामीटर वर्क लाइक अ शॉर्टकट। अब मैक्रोज विद पैरामीटर जो है वो शॉर्टकट की तरह काम करता है, बट बी केयरफुल विद पैरेंथेसिस टू अवॉइड मिस्टेक। वही चीज है यहाँ पर कि पैरेंथेसिस लगाना ताकि प्रेसिडेंस का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। पैरेंथेसिस आर इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, नोटिस दैट एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस अराउंड x इज अ स्क्वायर मैक्रोज, दिस प्रिवेंट इशू विद ऑपरेटर प्रेसिडेंस व्हेन द मैक्रोज इज एक्सपेंडेड। यानी अगर आप एक्सपेंड कर रहे हैं इसको और कुछ अगर एडिशनल चीज ऐड कर रहे हैं वहां पर, तो प्रॉब्लम आता है, ठीक है। वो बॉडमास वाला रूल आ जाता है कि पहले कौन सा कंपाइल, यानी कंपाइल से मुराद कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं, यानी माइक्रोज से सिर्फ आप एक वैल्यू पाई की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक प्रॉपर फंक्शन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको एक डायरेक्टिव मिलता है जिसका नाम है इफ डेफ और इफ एंड डेफ, जो कि एक कंडीशनल कंपाइलेशन होता है। यानी आप कंपाइल करवाएंगे कंडीशनली, यानी कुछ कोड आप चाहेंगे कि कंपाइल ही ना हो, यानी कंपाइलर को पता ही नहीं है कि भाई ये कोड है भी कि नहीं है, सिंपल सी बात। एक तो होता है कि कंपाइल करने के बाद डिसाइड होता है इफ एल्स के थ्रू कि कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी डिसीजन लेने के लिए कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, लेकिन कंपाइल तो पूरा कोड होता है ना, लेकिन इस केस में कंपाइल ही नहीं होगा, ठीक है। इंक्लूड कोड कंडीशनलिटी कैसे करके डालेंगे, द हैशटैग इफ डेफ एंड हैशटैग इफ एंड डेफ डायरेक्टिव लेट यू इंक्लूड और
skip part of the code depending on whether the macros is defined। यानी macros defined है कि नहीं है, इसके बेसिस पर आप एक पूरा का पूरा कोड का ब्लॉक को skip या इंक्लूड कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल कंपाइलेशन। इसको कंडीशनल कंपाइलेशन बुलाया जाता है एंड इट इज यूजफुल फॉर डिबगिंग और क्रिएटिंग डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द प्रोग्राम। अब आप देखिए यहाँ पर लेवल काफी ऊपर हो चुका है। आप अब सीधा का सीधा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वर्जन्स के साथ जब काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ चीज कंपैटिबल है विंडोज में, लिनक्स में नहीं है, तब जाके आप ऐसा किस्म का कंडीशंस लगा के चेक करते हैं और कुछ प्री चेक्स लगा देते हैं कि अगर लिनक्स में हो तो फिर ये वाला चल जाए, विंडोज में हो तो फिर ये वाला चल जाए। यानी आप सीधा अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहे, काइंड ऑफ एक कंट्रीब्यूशन लेवल पे आप चले गए। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि आप एडवांस लेवल पे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये आप समझ रहे हैं बेसिक लेवल पे। अभी आप बिगनर सीरीज है ना, तो आप समझ रहे हैं कि ऐसा भी होता है। जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आप इस पे काफी टाइम इन्वेस्ट करेंगे, दूसरे का कोड देखेंगे, कैसे करके लोग इसको लिखते हैं इंडस्ट्री में, ये समझेंगे, फिर जाके आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर डिफाइन डिबग हमने क्या किया, डिफाइन किया, एक सिंपल सा डायरेक्टिव है, इतना तो पता है। डिबग डिबग क्या होता है भाई, एक नाम है, बस हमने दे दिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये जो नाम है इसको एज अ पाइप इस्तेमाल किया जा सकता था, यानी यहाँ पर कोई कांस्टेंट देते थे, हमने ऑलरेडी देखा। इसको एज अ फंक्शन बना सकते थे, वो भी हमने देखा। लेकिन अब एक और नया चीज हमें पता चला कि इफ डिव और इफ एंड डिव की मदद से हम लोग कंडीशनली कंपाइलेशन को कंडीशनली कर सकते हैं, यानी कंडीशनली कंपाइलेशन कर सकते हैं। तो हमने एक नाम दे दिया, अब कंडीशनली कंपाइल कैसे करेंगे, यहाँ कोड है, आइए हम लोग इसको भी करके देखते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा ना, ये पूरा का पूरा कोड को लेट से मैं बंद कर देता हूँ, जस्ट टू के एक सेफ और स्टार्टिंग से हम लोग करें पूरा। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, हैशटैग डिफाइन, और यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, डीबग। ऑल कैप्स देना जरूरी तो नहीं है, बट ऑल कैप्स देना अच्छा प्रैक्टिस है, ताकि कोड आपका हाईलाइट रहे। बेस्ट प्रैक्टिस यही है। उसके बाद मैं बोलूंगा इंट मेन, और ये कलर क्यों भाई चेंज नहीं हो रहा है, हाँ अब हो गया। और इसके बाद मैं यहाँ से बोलूंगा इस तरीके से, और एंड में रिटर्न तो करवाना ही पड़ेगा, तो रिटर्न 0 करवा देते हैं इस तरीके से, लाइक दिस। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हैशटैग इफ डेफ और डिबग का नाम दूंगा यहाँ पर, तो कैपिटल लिखना पड़ेगा, डी डिबग, ठीक है। अगर डिबग है, इफ डेफ डिबग है, तो क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है डिबग मोड इज ऑन, इस तरीके से। और फिर यहाँ पर हैश इफ एंड डिफ कर दूंगा यहाँ पर मैं। और यहाँ पर कुछ एरर है, क्या एरर है, द एंड डिफ और दिस डायरेक्टिव इज मिसिंग। एंड डिफ, अच्छा एंड डिफ एक और डायरेक्टिव है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, वो यहाँ पर मिसिंग है। और वो मिसिंग इस वजह से क्योंकि यहाँ पर हमने इफ एंड दोबारा इस्तेमाल कर लिया, यानी एक इफ डेफ है, एक इफ एंड डेफ है, लेकिन हमें यहाँ पर एंड वाला इस्तेमाल करना है ना, हमें एंड इफ इस्तेमाल करना है, एंड इफ ये इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने ये इस्तेमाल किया, एज यू कैन सी एरर चला गया। तो अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ और उसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देखिए डिबगिंग मोड इज ऑन, तो यहाँ पर वही बात लिखा हुआ, इफ डिबगिंग इज डिफाइंड द मैसेज विल बी प्रिंट, इफ इट इज नॉट डिफाइंड देन पार्ट ऑफ द कोड इज स्किप्ड। अब आप देखिए यहाँ पर मैं डिबगिंग कोड यहाँ पर लिखा और इसके बाद मैं एक और प्रिंट लिखता हूँ, प्रिंट बल्कि प्रिंट एफ, नॉट ओनली प्रिंट, और उसके बाद मैं बोलता हूँ यहाँ पर AFTR आफ्टर, और इसी से एक और कोड बनाता हूँ यहाँ पर और बोल देता हूँ BEFORE बिफोर, FORE बिफोर, और इसको लेके चले जाता हूँ यहाँ से ऊपर, और नीचे आके यहाँ पर मैं एक सेमीकोलन लगा देता हूँ। इससे होगा क्या, देखिए मैं आपको समझाता हूँ इससे होगा क्या। बेसिकली ये लाइन अगर स्किप होता है तो फिर सिर्फ ये और ये प्रिंट होगा, बीच का स्किप हो जाएगा, कंपाइल ही नहीं होगा। आसान शब्दों में पहले डिबग को रहने देते हैं और हम लोग इसको रन करते हैं, ठीक है, कंपाइल करके, तो सब रन होगा। अब एज यू कैन सी सब डिबग होगा। और गड़बड़ यहाँ पर है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर ने लगाया हुआ है, तो ये सब में फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा देते हैं ताकि जो आउटपुट हमें दिखे वो हम लोग इजीली इंटरप्रेट कर पाए, ठीक है। ये हमने लगा दिया यहाँ पर तीनों में, और उसके बाद हम लोग इसको कंपाइल करते हैं। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे आप देख सकते हैं बिफोर भी आ रहा है, डिबग मोड इज ऑन और आफ्टर। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर इसको डिफाइन नहीं किया, लेट्स से हमने डिफाइन नहीं किया इसको। अब आप देखिए जैसे ही हमने इसको कमेंट आउट किया, खुद ब खुद VS कोड ने इसको डिम कर दिया थोड़ा लाइट को, और कोई एरर भी नहीं है। तो अगर अब हम लोग इसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब देखिए कंपाइलेशन में कंपाइल ये हुआ ही नहीं, यानी ये लाइन कंपाइल ही नहीं हुआ, पता ही नहीं है कंपाइलर को भाई ये क्या है, उसने इसको कंपाइल किया और सीधा इसको कंपाइल कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंडीशनल कंपाइलेशन कर सकते हैं, कि फिर उसकी तरह ही है लेकिन ये कंपाइलेशन से पहले होता है, ठीक हो गया। यहाँ पर वही लिखा हुआ है। नाउ ऑर्गेनाइज योर कोड। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्टिव्स हमने 3 बताए, लेकिन इसके अलावा भी कई ज्यादा डायरेक्टिव्स मौजूद है, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स है। एक एज अ वेरिएबल इस्तेमाल में ले सकते हैं आप, यानी पाई की तरह, एक आप एज अ फंक्शन इस्तेमाल में ले सकते हैं, यानी इस तरीके से स्क्वायर में जैसे लिया, और एक आप कंडीशनल इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे इफ एल्स वगैरह में करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इजी। बेसिकली ऑर्गेनाइज योर कोड, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हम लोग समझेंगे। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग आज से पहले हम लोगों ने किया नहीं है, क्योंकि अलग से ऐसा कोई फाइल नहीं बनाया हम लोगों ने, तो फर्स्ट टाइम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी करेंगे और समझेंगे। नाउ व्हाट इज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है? इन सी प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मींस स्प्लिटिंग योर कोड इनटू अ स्मॉलर रीयूजेबल पार्ट, यानी अपना पूरा का पूरा एक बड़ा कोड को छोटे छोटे कोड में स्प्लिट करना अलग अलग पार्ट में, ताकि उसको आप बार बार इस्तेमाल कर सके। दिस मेक्स योर कोड इजियर टू रीड, मेंटेन एंड डिबग। इससे आपका कोड रीड करना भी आसान होता है, मेंटेन करना भी आसान होता है, और डिबगिंग में भी इजी होता है, ताकि एक फंक्शन में अगर कोई गड़बड़ आया तो पर्टिकुलर उसी फाइल में जाके आप देखेंगे बाकी फाइल ठीक चल रहा है, ठीक है। नाउ फाइल ऑर्गेनाइजेशन, द मोस्ट कॉमन वे टू ऑर्गेनाइज सी प्रोग्राम्स इज बाय यूजिंग सेपरेट सी फाइल एंड एच हेडर फाइल। अब सेपरेट सी
फाइल इस्तेमाल करना, सेपरेट एच यानी हेडर फाइल इस्तेमाल करना, ये जरूरी है फाइल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यानी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करने के लिए। इवन थ्रू दिस अप्रोच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ स्मॉल बिगिनर प्रोजेक्ट, छोटा मोटा प्रोजेक्ट में इसका जरूरत नहीं पड़ता। इट इज वेरी यूजफुल फॉर अ लार्ज प्रोजेक्ट एंड मोर एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर हु वांट टू कीप देयर कोड क्लीन एंड वेल स्ट्रक्चर्ड। यानी कभी भी आप बड़ा कोड लिखेंगे, इंडस्ट्री में लिखेंगे और कॉम्प्लेक्स कोड लिखेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट यूज केस और करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका कोड बिखर जाएगा, मैस हो जाएगा पूरा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कोड को, और कोई प्रॉब्लम आएगा तो फिर आपका टाइम बहुत वेस्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर, इन द नेक्स्ट चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट योर ओन हेडर फाइल्स एंड ऑर्गेनाइज योर कोड अक्रॉस मल्टीपल फाइल्स यूजिंग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट चैप्टर का मतलब जस्ट अभी हम लोग ये समझेंगे किस तरीके से अपना ओन हेडर फाइल हम लोग बनाएंगे और उसमें कुछ फंक्शन लिखेंगे और कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे। व्हाई यूज हेडर फाइल? अब सबसे पहले हेडर फाइल इस्तेमाल क्यों करेंगे? बेनिफिट्स ऑफ हेडर फाइल, सॉरी, टू डिक्लेयर फंक्शन दैट आर डिफाइंड इन अदर फाइल। बेनिफिट क्या होता है हेडर फाइल का कि भाई ऐसा फंक्शन को डिक्लेयर करना, इस्तेमाल करना जो किसी और फाइल में लिखा हुआ है, जैसे प्रिंटफ का एग्जांपल हो गया। शेयर वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड मैक्रोज अक्रॉस फाइल, यानी एक फाइल में आपने कोई वेरिएबल बनाया, कोई फंक्शन बनाया, कोई कांस्टेंट बनाया, कोई मैक्रोज बनाया, आप उसको इजीली दूसरा फाइल में एक्सेस कर सकते हैं। टू ऑर्गेनाइज योर कोड इनटू लॉजिकल मॉड्यूल, लॉजिकल मॉड्यूल्स में आप कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं आपके, आपने एक बहुत ही एक आपको वेबसाइट का बैकएंड लिखना है, आपने एक मॉड्यूल बनाया लॉगिन, एक बनाया साइन अप, एक बनाया आपने लेट्स से फॉरवर्ड पासवर्ड, एक आपने बनाया पासवर्ड सिक्योरिटी। इस तरीके से आपने बहुत सा मॉड्यूल बनाया। अब जब आप लॉगिन में जाते हैं ना, वहां पर लॉगिन से रिलेटेड ही लॉजिक लिखा होता है, तो आपको लॉगिन वाला फंक्शन को एक मेन फाइल में लाना पड़ता है, वहां पर आप सिर्फ लॉगिन करवाते हैं, यानी मेन जो फाइल है ना वो आपका बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन होता है, वहां पर आप दुनिया भर का कोड नहीं भर देते। मान लीजिए लॉगिन वाला कोड लिखने में आपको 60 लाइन 60 लाइन्स लगा एग्जाम्पल के तौर पे, अब वो 60 लाइन के नीचे अगर आप साइन अप वाला भी करते करते और फिर साइन अप में लेट्स से 69 लगा, फिर उसके नीचे आप फॉरवर्ड पासवर्ड लिखते, तो मतलब आप सोच सकते हैं 200 लाइन के बीच में आपको ढूंढना कोई चीज को, इट्स डिफिकल्ट। सो दैट्स व्हाई आप क्या करते हैं, अलग अलग फाइल में लिखते हैं। एक लाइन में आप सिर्फ फंक्शन कॉल करते हैं, उसमें वैल्यू पास करते हैं, दूसरा लाइन में आप फॉरवर्ड पासवर्ड और इस तरीके से सो ऑन। तो ये काफी ईजी बना देता है, और आगे जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे इसी सीरीज में सी प्रोग्रामिंग में, तो हम लोग मॉड्यूलर अप्रोच ही इस्तेमाल करेंगे अपना हेडर फाइल बना के। ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। टिप्स, हेडर आर यूजुअली फाइल कंटेनिंग फंक्शन डिक्लेरेशन मैक्रोज एंड स्ट्रक्चर डेफिनेशंस। ये हेडर फाइल है डिक्लेरेशन और ये सी फाइल है डेफिनेशन। अब इसका क्या मतलब है? हेडर फाइल में आप मोस्टली डिक्लेरेशंस करते हैं और सी फाइल में आप मोस्टली डेफिनेशंस करते हैं। अब जब बात आता है डिक्लेरेशन और डेफिनेशन, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, तो दोनों में आपको सिमिलैरिटीज दिखता होगा। तो मोस्टली हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि डिक्लेरेशन अगर वेरिएबल है तो उसको इनिशियलाइज करना है, डिक्लेरेशन अगर फंक्शन है तो उसको डेफिनेशन डिफाइंड करना है। ठीक है, तो फंक्शन के केस में हम लोग डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन का डेफिनेशन, और वेरिएबल के केस में हम लोग इनिशियलाइजेशन करते हैं। ठीक है, सिर्फ बोलने के लिए है, काम दोनों का सेम ही हो रहा है। डिक्लेरेशन में आप सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, वैल्यू नहीं डाला, और फंक्शन में क्योंकि कोई वैल्यू नहीं डाला जाता, उसमें फंक्शन काम कैसे करेगा वो डाला जाता है, इसलिए वहां पर इनिशियलाइजेशन की जगह डेफिनेशन बोल दिया जाता है। ठीक है, क्रिएटिंग अ हेडर फाइल। अब हेडर फाइल क्रिएट करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे? क्रिएट अ हेडर फाइल। इन दिस एग्जांपल यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट योर ओन हेडर फाइल एंड यूज इट टू ऑर्गेनाइज योर कोड अक्रॉस मल्टीपल फाइल्स। लेट्स क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर मॉड्यूल विद अ हेडर फाइल एंड अ सोर्स फाइल। अब एक सिंपल सा कैलकुलेटर मॉड्यूल हम लोग क्रिएट करेंगे। सबसे पहले calc.h ये आपको क्रिएट करना है हेडर फाइल। तो ये क्रिएट करते हैं इसको। सबसे पहले तो मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आके मैंने इसी फोल्डर में मैं लेट्स से बना लेता हूँ, क्योंकि बल्कि मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ यार, मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स के नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया, इसके अंदर मैं अपना फाइल्स रखता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए हमें। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, calc कैलकुलेटर डॉट एच एक फाइल बना लिया हमने, ये हमारा हेडर फाइल दिख रहा है आपको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि एक calc.c नाम का भी फाइल बनाना। याद रखिए एच फाइल हेडर फाइल होता है और जो सी फाइल होता है ये बेसिकली हमारा कोड फाइल है, यानी डेफिनेशन जहाँ होता है ये फाइल है। तो ये हमारा मेन फाइल है, अभी ये मेन फाइल है हमारा। ठीक है, ये हमारा हेडर फाइल हो गया कैलकुलेटर के लिए, और ये हमारा डेफिनेशन फाइल हो गया कैलकुलेटर के लिए। और अब एक मेन फाइल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, मेन प्रोग्राम यूज मॉड्यूल्स, यानी हम लोग यहाँ पर ये मेन फाइल में ये cal.h और cal.c दोनों को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। ठीक, कैसे करेंगे आइए समझते हैं। cal.c फाइल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पहले कुछ चीजों को यहाँ पर डिफाइंड करेंगे। तो ये पहले डिफाइंड करते हैं, तो हम यहाँ पर डिफाइंड करेंगे इफ एंड डे इस तरीके से, कैल और इस तरीके से, और सेम एज हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इस तरीके से करेंगे, डिफाइन भी कर लेंगे इसको। सो डिफाइंड, ठीक है, इसको डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, एज यू कैन सी एरर गॉन। एज यू कैन सी यहाँ पर बता रहा है क्या कि एंड इफ डायरेक्टिव्स मिसिंग है। मैं बताता हूँ वो मिसिंग क्यों बता रहा है और कैसे उसको फिक्स करेंगे। तब यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखेंगे, नॉर्मल फंक्शन का प्रोटोटाइप। फंक्शन क्या होगा, कैलकुलेटर के लिए इंटीजर होगा ना, इंटीजर बना दिया हमने, फंक्शन का नाम हमने ऐड रखा, और ऐड में कौन सा वैल्यू जाएगा, इंटीजर x जाएगा और इंटीजर y जाएगा, यानी दो पैरामीटर मुझे यहाँ पर लेना है। ठीक है, हो गया सिंपल। एक और फंक्शन बनाएंगे जिसमें x y जाएगा, लेकिन ये फंक्शन ऐड नहीं होगा, ये सब होगा, यानी सबट्रैक्ट करेगा, और एंड में आके मुझे यहाँ पर हैशटैग एंड इफ लगा देना होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एज यू कैन सी यहाँ से यहाँ तक जो पूरा का पूरा कोड है ये कंडीशनल बन चुका है। अगर ये डिफाइन डायरेक्टिव हुआ तब जाके ये कंपाइलर को मिलेगा, अदरवाइज मिलेगा ही नहीं। ठीक है, वही
सिंपल लॉजिक। दोबारा से स्लाइड्स पे आके देखते हैं, तो यहाँ पर स्लाइड्स में भी आप देखिए एग्जैक्टली हमने वही किया। यहाँ पर इसको डिफाइन कर देते हैं जरा, यानी एक्सप्लेन कर देते हैं। इंक्लूडिंग गार्ड्स, गार्ड्स क्या होता है? द इफ एंड डिफ और डिफ और डिफाइन और एंड इफ लाइन आर कॉल्ड इंक्लूडिंग गार्ड्स। यानी बेसिकली हमने क्या किया ना, हमने डायरेक्ट अगर चले गया, अगर डायरेक्ट में इसका से डिफाइन करके भी लिखता चल जाता, लेकिन हमने यहाँ पर गार्ड लगाया। गार्ड ही लगाया, इससे मुराद ये है कि अगर ये फाइल हो तभी कंपाइलर को ये चीज दिखेगा, अदरवाइज ये फाइल अगर डिफाइंड ही ना हो तो कंपाइलर को ये नहीं दिखना चाहिए। और ये काम पॉसिबल हुआ ये गार्ड लगाने की वजह से, ठीक है। इसीलिए हमने बोला ना इफ CHAL कैल एच, अगर इफ कैल एच है, जो कि नीचे लाइन में हमने खुद डिफाइन किया है, ठीक है। तो काइंड ऑफ इफ एल्स चेक करना कंपाइलेशन के लिए। दे प्रिवेंट द फाइल फ्रॉम बीइंग इंक्लूड मोर देन वंस बाय मिस्टेक। तो एक से ज्यादा बार इसकी वजह से इंक्लूड नहीं करेंगे आप, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बार जब इंक्लूड हो गया तो कंपाइलर्स एक ही बार उसको लेगा ना, क्योंकि डिफाइंड हुआ। दो बार तो कंपाइलर लेगा नहीं, तो ये बेनिफिट होता है। विच कैन कॉज एरर ड्यूरिंग कंपाइलेशन। नाउ फंक्शन डिक्लेरेशन, दिस फाइल इटसेल्फ कंटेन्ड डिक्लेरेशन एंड टू फंक्शन ऐड एंड सबट्रैक्ट। ऑफ कोर्स ये तो आपको समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन सिर्फ फंक्शन का प्रोटोटाइप है, जो कि डिक्लेरेशन है बेसिकली। अब फंक्शन डेफिनेशन भी तो कहीं लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग फंक्शन डेफिनेशन। अब देखिए यहाँ पर हमने वही चीज लिखा है, कैल्क सी। नेक्स्ट, राइट अ फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड योर कैल्क सी। अब फंक्शन डेफिनेशन देखिए क्या है, बहुत सिंपल सा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हम लोग वही काम करेंगे, हैशटैग इंक्लूड। अब हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूड क्या है, एक डायरेक्टिव है, और हमने यहाँ पर क्या बनाया, डायरेक्टिव बनाया, ठीक है। अब हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे, कैसे इंक्लूड करेंगे, डबल कोट्स के साथ इंक्लूड करेंगे। अब देखिए डबल कोट्स के साथ इंक्लूड करके जैसे नाम लिखना शुरू करूंगा ना मैं इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं ये नीचे वाला मेरा फाइल है, ये एग्जैक्टली ये वही फाइल है, एज यू कैन सी ये वही फाइल है, दिख रहा है ना आपको, ये वही फाइल है। हमने इस तरीके से एक्सेस किया इसको, ठीक है। और अब सिंपल सा दो फंक्शन लिख देंगे। मैं बोलूंगा इंट है, ये एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम देना पड़ेगा। मैं बोलूंगा ऐड करता है ये फंक्शन, ये x लेता है और y लेता है, और उसके बाद ये क्या करता है, रिटर्न करता है x प्लस y को, ठीक है। x प्लस y को रिटर्न करता है, सिंपल। और ये एरर क्यों दे रहा है, रिटर्न के बाद हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। और सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, इसको कंट्रोल और नीचे लेके आएंगे ऐसे, और इसको बस यहाँ से माइनस कर देंगे, और यहाँ से इसका नाम बदल के हम लोग क्या कर देंगे, सब, ठीक है। तो दो फंक्शन हमने बना लिया, जो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। यहाँ प्रोटोटाइप है, यहाँ डिक्लेरेशन है। और इस फाइल को cal.c को कैसे पता चल रहा है भाई, ये फंक्शन बना हुआ है, यहाँ से पता चल रहा है। हम लोग यहाँ से उठा रहे हैं बेसिकली, ये कोड यहाँ से उठ के यहाँ आ रहा है और यहाँ डिफाइंड हो रहा है, ठीक है। इतना तो क्लियर आपको समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए, ये डेफिनेशन हमने ऑलरेडी बता दिया, यहाँ डिक्लेयर हुआ या डिफाइंड हुआ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मेन फाइल में अब जाना है हमें। मेन फाइल में क्या करना है, फाइनली राइट अ मेन प्रोग्राम इन main.c एंड इंक्लूड द हेडर फाइल टू यूज द कैलकुलेटर फंक्शन। अब कैलकुलेटर फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखिए ये मेन फाइल है अपना, यहाँ पर जाके हम अपना डायरेक्टिव्स लेके आएंगे, ठीक है, अपना हेडर फाइल लेके आएंगे। मैं बोलूंगा इंक्लूड, और यहाँ पर जाके मैं बोलूंगा cal.h, बल्कि पहले तो मैं इसको बंद करता हूँ, को पायलट पर ही दिमाग खराब करता है सजेशंस देके, ओके। और अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कैल एच, एज यू कैन सी हमने यहाँ से एक्सेस कर लिया। और यहाँ पर अब देखिए क्या बता रहा है, यहाँ पर आ रहा है इंक्लूडिंग एरर पाथ्स। तो पाथ का एरर है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको कैल एच है हमारे पास, तो मैं यहाँ से कॉपी पाथ कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं पाथ डाल देता हूँ लाइक दिस। ओ बल्कि मैं रिलेटिव पाथ कॉपी करूंगा, ठीक है। ये रिलेटिव पाथ क्या होता है अभी समझा देता हूँ आपको, इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको मैं करके चला के दिखा दूं। चलो इस तरीके से मैंने कॉपी कर लिया। अब देखिए एरर चला गया, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। इस फंक्शन को भी मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल, हमें नहीं चाहिए। और मैं यहीं पर ऊपर के में ही डिक्लेयर करता हूँ, ताकि अच्छा से कोड आपके लिए विजिबल हो। और मेरा माउस प्रॉब्लम क्यों दे रहा है यार, हाँ अब ठीक है, ठीक हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, बहुत सिंपल सा बात है, प्रिंट फंक्शन में हमें बस भेजना है नंबर्स और काम करवाना है। तो क्या नंबर भेजेंगे, यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा इसको उठा लेता हूँ। ये तो बहुत ही सिंपल सा मतलब कोड है, यहाँ क्या लिखना, तो यहाँ से मैं सीधा ऐसे कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 5+5 हमने इंट हाइफन, और ये ऐड कहाँ से आ रहा है। अगर मैं इस ऐड पे आप देखिए कंट्रोल दबाया तो यहाँ पर एक एरो किया गया, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ना तो ये मेरा अपना फाइल को खोलता है। मैं इसको अगर बंद भी कर दूं, मेरा फाइल बंद है, तो मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिक मेरा अपना फाइल को खोल रहा है, जो कि सिंपल समझ में आ रहा है मुझे। सेम एज अगर मैं प्रिंट पे भी क्लिक करूँ ना तो ये असल प्रिंट फाइल खोल रहा है जो stdio के अंदर। लेकिन आप बोलेंगे यार असल प्रिंट फाइल तो बहुत अलग दिख रहा है, मेरा प्रिंट फाइल तो बहुत अलग दिख रहा है। उसका पीछे रीजन और ये एक अलग टॉपिक है कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से ऐड उठ के आ रहा है और काम कर रहा है। यानी आप ये बोल के चल सकते हैं जैसे प्रिंटफ किसी ने बनाया और आपको बता दिया कि कैसे काम करता है, वैसे ऐड आपने बनाया और बता दिया भाई यहाँ पर 2 नंबर चाहिए आपको, 2 इंटीजर देना पड़ेगा आपको ताकि एडिशन होगा, 2 इंटीजर देना सब्ट्रैक्शन होगा, सिंपल। अभी हमने कोई एरर हैंडलिंग वगैरह नहीं डाला, एज यू कैन सी सब्ट्रैक्ट में भी कोई एरर हैंडलिंग नहीं डाला यहाँ पर हमने, ठीक है। अच्छा ये काम क्यों नहीं कर रहा, देखिए मैं कंट्रोल करके क्लिक कर रहा हूँ, काम नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि स्पेलिंग गलत है ना भाई, हमने तो डिफाइन किया था SUB ऐसे, अगर अभी मैं कंपाइल करता एरर आ जाता, ठीक है। अब देखिए इसमें जाऊंगा तो ये खुल गया सब्ट्रैक्ट वाला, ठीक है। एज यू कैन सी सब्ट्रैक्ट वाला बता भी रहा है कि इसमें सब्ट्रैक्ट है, यहाँ पर अभी हमने कोई एरर हैंडलिंग नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है। तो आइए एक बार कंपाइल करते हैं इतना सारा कुछ के बाद। ओके कंपाइलेशन में एरर आ गया, क्या एरर आ गया जरा समझते हैं। तो जरा देखिए ये एरर बता क्या रहा है, ये एरर बता रहा है कि बेसिकली, इसको बंद करते हैं फिलहाल, ये एरर ये बता रहा है कि
जीसीसी से जब आप कंपाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर वो ये बता रहा है कि भाई सी डॉट ये वाला फाइल आप कंपाइल कर रहे हैं, ये वाला फाइल आप कंपाइल कर रहे हैं न्यू सी के नाम से, ठीक है। अब हो ये रहा है कि शेक यूजर ये मेरा पाथ है पूरा टेम्प, और इसके बाद अनडिफाइंड रेफरेंस टू ऐड, यानी उसको ये ऐड का रेफरेंस नहीं मिल पा रहा है। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो कंपाइल्ड नहीं है ना, ये तो कंपाइल नहीं है, ये वाला फाइल तो अभी तक कंपाइल किया ही नहीं हमने, तो इसको भी कंपाइल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे कंपाइल, देख के ये वाला कोड यहाँ से लिखा हुआ है, इसको लिखा रहने देते हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर कैल डॉट सी को भी कंपाइल करेंगे, लेकिन क्योंकि वो अलग पाथ में है तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है जब आप अलग पाथ में काम करें। तो हमारा ये मॉडल्स हो गया, और मॉडल्स के अंदर से कैल डॉट सी इस तरीके से, ठीक है। एज यू कैन सी इसको ये क्योंकि सेम फोल्डर में इसको कंपाइल किया, इसको कंपाइल किया और न्यू एड किया, तो अब होपफुली कंपाइल हो जाना चाहिए। एज यू कैन सी अब कंपाइल हो गया, तो एग्जीक्यूट, अब कंपाइल हो गया तो 90% चांस एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। तो अब दोबारा से हम एग्जीक्यूट करवाते हैं इसको, एज यू कैन सी 48, तो अब आप देख सकते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो गया। एक बार दोबारा से साफ सुथरा कर लेते हैं, तो कंपाइल किया इसको फिर से, कोई दिक्कत नहीं, एग्जीक्यूट किया इसका, तो आप देखिए 5 into 5 10 6 - 4 is 2 प्रॉपर आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है कंपाइल में, बस आपको याद रखना है दोनों फाइल को कंपाइल करना है, ठीक है। इतना ही सिंपल है, अपना मेन फाइल को भी कंपाइल करना है और ये सी फाइल को भी कंपाइल करना है, क्योंकि ये सी फाइल का मतलब होता है सोर्स कोड वाला फाइल, एच फाइल को कंपाइल करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये सी फाइल आपका कंपाइल होगा क्योंकि ये सोर्स कोड है, तो आपके पास दो सोर्स कोड है, ठीक है, लेकिन आप दोनों को एक साथ कंपाइल कर रहे हैं। आप चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाया ना, ये दोनों एक साथ कंपाइल हो गया, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमने वही चीज बताया कि कैसे करके प्रोग्राम को कंपाइल करना है, ये दोनों कंपाइल करेंगे, और यहाँ पर प्रोग्राम डाला हुआ है मैंने न्यू 46 या 40 वो जैसे मैं ढालता हूँ वो डाल दिया मैंने। तो ये मेन प्रोग्राम कंपाइल हुआ, इस तरीके से मॉड्यूल हुआ, और यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल हुआ, ठीक है। बिल्ड प्रोसेस इस तरीके से होता है, ऑटोमेटिकली लिंक द फाइल कॉल्स इस तरीके से, एंड डिफाइंड सी इस तरीके से। दोनों को साथ में जब आप दोनों सी फाइल को साथ में कंपाइल करते हैं, वो खुद से लिंक कर देता है एच फाइल के साथ। समरी की टेक एडवांटेज, की टेक अवे, द प्री प्रोसेसर रन्स बिफोर कंपाइलेशन एंड प्रोसेसर डायरेक्टिव दैट स्टार्ट विद हैश, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। इस तरीके से इंक्लूड देख लिया, इस तरीके से हमने डिफाइन देख लिया, हमने इफ डेफ और इफ एंड डेफ देख लिया। इसी तरीके से कि कंडीशनल कैसे करते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में हमने समझा कि सेपरेट फाइल बना के कैसे मेंटेनेबिलिटी बढ़ाते हैं हम लोग। हेडर फाइल्स हमने देख लिया, डायरेक्टिव्स हमने देख लिया, सोर्स हमने देख लिया, कंटेंट देख लिया, गार्ड वगैरह कैसे लगाते हैं वो भी देख लिया। मल्टीपल सोर्स फाइल कैसे इस्तेमाल करेंगे, यानी मल्टीपल सोर्स कोड को कैसे करके सोर्स फाइल को कंपाइल करते हैं वो भी हमने समझ लिया। और यहाँ पर प्री प्रोसेसर का कुछ बेस्ट प्रैक्टिस है और मॉड्यूलर कोड का कुछ बेस्ट प्रैक्टिस है। और वीडियो को एंड करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने कहा था कि बताऊंगा वो बताते हैं। कौन सा, ये पाथ वाला। तो बेसिकली पाथ क्या होता है, देखिए पाथ का मतलब आपका फाइल कहाँ रखा पड़ा है। अभी ये हमने क्या किया ना, हमारा ये जो 48.c है ये इस फोल्डर में है। कौन सा फोल्डर में है, कोड नाम का फोल्डर, कोड्स नाम का फोल्डर के अंदर यहाँ पड़ा हुआ है 48.c, ठीक है। अब अगर इसी फोल्डर में इसी जगह, जैसे यहाँ पर 47 46 दिख रहा है, अगर ऐसे ही मैं बनाता cal.h और cal.c तो मुझे ये लगाना नहीं पड़ता। लेकिन अभी क्योंकि इस फोल्डर में, ये करंट फोल्डर इसको बोला जाता है, करंट फोल्डर में ये नहीं था, तो ये हम लोग इस वजह से इस फोल्डर में रखा, तो हमें ये फोल्डर को एक्सेस करना पड़ता है। और फोल्डर को एक्सेस करते हैं नाम और स्लैश के साथ, इतना आपको पता होगा। तो यहाँ पर हमने नाम और स्लैश के साथ एक्सेस कर लिया। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रिलेटिव और एब्सोल्यूट क्या होता है। यहाँ पर जाके जब हमने राइट क्लिक किया और यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है, कॉपी पाथ, कॉपी रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ का मतलब ये है कि ये जो करंट फोल्डर है यहाँ से हम एक्सेस करते हुए उस फोल्डर में जा रहे हैं। तो जब हमने ये कॉपी किया और इसको यहाँ पर प्रिंट किया, तो आप देखिए सिर्फ इतना दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो करंट पाथ है, करंट जो फोल्डर है कोड, उसके ही अंदर मॉड्यूल्स है, तो इसीलिए सिर्फ मॉड्यूल्स और एच मिल गया डायरेक्ट, क्योंकि इसी पे राइट क्लिक किया था ना। लेकिन अगर हम इस पे राइट क्लिक करके कॉपी पाथ कर दे तो ये एब्सोल्यूट कॉपी पाथ देता है, एकदम एब्सोल्यूट पाथ देता है। एब्सोल्यूट का मतलब देखिए, ये बेसिकली बता रहा है कि ये डी बेसिकली मेरा ड्राइव है पूरा, जैसे सी ड्राइव होता है वैसे ही पूरा डी ड्राइव है। उसके अंदर एक फोल्डर है यूट्यूब, उसके अंदर एक फोल्डर है सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल, उसके अंदर एक नोट्स फोल्डर है, उसके अंदर एक कोड्स फोल्डर है जो कि ये करंट फोल्डर है हमारा कोड्स का, उसके अंदर एक मॉडल्स है जो कि ये मॉडल्स, और उसके अंदर ये फाइल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट पाथ का जरूरत आपको मोस्टली लगता है जब आप सर्वर वगैरह में डिप्लॉय करते हैं, क्लाउड में डिप्लॉय करते हैं। अपने कोड में आप जो अपना फोल्डर बनाते हैं उसमें आप रिलेटिव ही इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो रिलेटिव पाथ भी आप समझ गए और एब्सोल्यूट पाथ भी आप समझ गए। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना।